डायलिसिस तो मैम ऐसे मैंने बुजुर्ग लोगों का या ज़्यादातर उनका जिनको किडनी प्रॉब्लम आती है उनका सुना है। बच्चों का भी डायलिसिस होता है? इन्फेक्शंस के कारण बच्चों की किडनीज फेल हो जाती हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जॉन्डिस हो ही जाता है, मतलब काफ़ी हद तक देखा गया ये चीज़ें। ऐसा क्या रीज़न होता है? हेपेटाइटिस एक वायरस है जो लिवर डैमेज करता है। टाइफॉइड की वैक्सीन है, फ्लू की वैक्सीन हैं, चिकन पॉक्स की वैक्सीन हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सरकारी लगती नहीं है। और आज की डेट में तो आप बच्चे से मोबाइल लेके देखो तो बच्चा तो आपको मारने को दौड़ता है। अगर हम ही अपना फ़ोन लेके सारा दिन बैठे रहेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे जो हम सिखाते हैं। कौन लोग हैं जो अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं ऑफिस में? तो वो जन्म पे ही जब बेटी हो जाती है या बच्चा अनवांटेड होता है उसको छोड़ जाते हैं। चाइल्ड स्ट्रेस के बहुत सारे केसेस आजकल आ रहे हैं, इसका क्या समझते हैं जनाब? बच्चों को कई बार टॉयलेट्स में, कभी डस्टबिन में, खेतों से उठाए हैं हमने। कहते बच्चों की जो कीमत है उनसे पूछिए जिनके घर बच्चे पैदा नहीं होते। कहते बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान डॉक्टर भी होते हैं। जी हाँ, बच्चा बीमार हो जाए तो माँ बाप परेशान, बच्चा परेशान और भगवान भी परेशान। और उसकी रक्षा करने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसको प्यार देने के लिए कभी माँ बन के, कभी बाप बन के और कभी डॉक्टर बन के भगवान खुद आते हैं। बचपन में पढ़ा था, कहते डॉक्टर भगवान के बराबर होते हैं जो ज़िंदगी देते हैं, ज़िंदगी बचाते हैं। आज लकीली ऐसी ही एक शख्सियत से मुलाकात हुई। मुलाकात अचानक से हुई और आज ही उनके बारे में पता लगा कि बहुत ही कम समय में उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया लोगों के लिए। ना सिर्फ एक डॉक्टर बने जैसे लोग डॉक्टर बनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बट इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल वर्क भी किया, बच्चों की देखभाल करी, अनाथालय में जो बच्चे होते हैं उनकी भी देखभाल करी। बहुत ही लकी अपने आप को मैं आज महसूस कर रहा हूँ। मेरे साथ हैं आज स्टूडियो में डॉक्टर महक बंसल। मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। डिस्कशन डायरीज मैम हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है और हम लोग ऐसी शख्सियत को ढूंढते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ स्पेशल किया हो। और आपने तो इतना कुछ कर दिया और हमें पता भी नहीं लगने दिया। और हमें पता अब लग रहा है। 30 साल से ज़्यादा समय हो गया मुझे भी लुधियाना में रहते हुए और मैं खुद नहीं कर पाया इतना कुछ जितना आप कर गए हैं इतने थोड़े समय में। कैसे? बस सर, आई थिंक ज़िंदगी के मोड़ पे आपको कभी ये रियलाइज़ होता है कि आपको कुछ ड्यूटीज़ मिली हुई हैं जी। तो और ऊपर वाला ही उस चीज़ के लिए हिम्मत देता है कि आप वो अपनी ड्यूटीज़ को निभाओ। एज अ डॉक्टर एंड एज अ आईसीयू स्पेशलिस्ट मेहनत करनी हमें आती है जी। मेहनत करनी आती है, आस नहीं छोड़नी आती है, दिन रात जागना आता है जी। और इतना पता है एक भी ज़िंदगी हम बचा लें या एक भी ज़िंदगी बदल दें तो ये बहुत बड़ा काम होता है और इससे बड़ा काम दुनिया में कोई नहीं होता। इसीलिए डॉक्टर को भगवान कहते हैं। डॉक्टर तो आप बने, बच्चों के ही डॉक्टर क्यों बने? देखिए, मैं जब छोटी थी तब से मुझे कहीं लगता था कि बच्चों से बहुत प्यार था, तो मुझे हमेशा लगता था कि मुझे बच्चों का ही डॉक्टर बनना है। तो चलो किस्मत ने साथ दिया, मैं बच्चों की डॉक्टर बनी। और जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम डेंगू का पैंडमिक आया था पंजाब में। 2008 की बात है। एंड रात को दरवाजे बंद कर दिए जाते थे बिकॉज डेंगू पैंडमिक था उस वक्त। उस टाइम हमने बहुत जिंदगियां बचाई, बहुत बच्चे बचाए जो बहुत क्रिटिकल होते थे। उस टाइम रियलाइज किया कि मुझे बच्चों की आईसीयू स्पेशलाइजेशन ही करनी है जिसमें हम बहुत सीरियस बच्चों को, मतलब इट्स अ सुपर स्पेशलाइजेशन, उसमें बहुत सीरियस बच्चों की ज़िंदगी बचाते हैं। तो बस फिर वो रास्ता मिला एंड देन आई डिड। इसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मेरी सुपर स्पेशलाइजेशन आईसीयू केयर में करी बच्चों की, जहाँ पे हम बहुत सारे सीरियस बच्चे और बच्चों के ट्रांसप्लांट्स, काफ़ी चीज़ें हमने किया। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, किस एज के बच्चे ज़्यादातर आते हैं जब वो बीमार होते हैं? तो कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे बीमार होते हैं? देखिए, वो कहते हैं ना, बच्चों की भाषा सिर्फ बच्चों के डॉक्टर ही समझ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है।
तो हमारे पास न्यू बॉर्न बेबी से लेकर जी 18 साल तक के बच्चे, हर तरीके के बच्चे आते हैं। एक होता है बच्चे जो जन्म पे, जिनका जन्म पे कोई ना कोई समस्या रहती है, जैसे बच्चे प्री मैच्योर पैदा हो जाते हैं। आप जानते हैं कि आजकल प्री मैच्योरिटी और IVF की वजह से काफ़ी प्री मैच्योर, मतलब आपका जनरली एक बच्चा 38-40 हफ्ते पे पैदा होता है, तो बच्चा प्री मैच्योर पैदा हो गया, बच्चे को जन्म के बाद कोई प्रॉब्लम आ गई, वो बच्चे, और उसके बाद फ्रॉम न्यू बॉर्न पीरियड टिल 18 ईयर्स हर तरह के बच्चे जो है वो आते हैं बच्चों के डॉक्टर के पास। अच्छा, ज़्यादा कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम लेके आते हैं बच्चे? बट डॉक्टर को तो पता लग जाता है ना कि आजकल ये कॉमन प्रॉब्लम चल रही है। कोई टाइम था कॉलरा चल रहा था तो पता था कि कॉलरा का टाइम है, फिर पेंडेमिक आ गया, कोविड आ गया, या कुछ भी है, तो क्या मतलब आजकल क्या लग रहा है, किस तरह के बच्चे ज़्यादातर आते हैं, कौन सी प्रॉब्लम लेके आते हैं? जी, जनरली पहले जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत होती थी, अभी भी बहुत होती हैं, बट वायरल इन्फेक्शंस हैव कम अप अ लॉट इन बच्चों में। तो नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार तो रहता ही है, उसके अलावा बहुत सारे आप इस टाइम देखते हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर फ्लू, इन्फ्लुएंजा जो कहते हैं, जिसमें बच्चों को खांसी जुकाम होना, और डेंगी टाइम आता है तो डेंगी के वायरस की वजह से काफ़ी आते हैं, और कई बार कोई एटिपिकल वायरल इन्फेक्शंस भी होती हैं जो बहुत कॉमन हो गई हैं। इसके अलावा तो रूटीन जो यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, कान में इन्फेक्शन हो जाना, ये सारी OPD प्रैक्टिसेस होती हैं। बट व्हाट इज अ चैलेंज राइट नाउ इज इंक्रीज इन द वायरल इन्फेक्शंस और एलर्जीज इन चिल्ड्रन। इवन एलर्जीज आर एट राइज। आप सुनते होंगे कि हर बच्चे को कई बार वीजिंग शुरू हो जाती है, नेबुलाइजेशन वगैरह देनी पड़ती है, या बच्चों को पेट दर्द रहता है, सो देयर एलर्जीज आर ऑल्सो एट अ वेरी राइज। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या होता है? बेसिक रीजन क्या होता है? क्या फूड क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं होती है, या केयर नहीं कर पाते, या नेचुरल है, होना ही होना है? नहीं सर, जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो मुझे लगता है होनी होती हैं जी, बट ओवरऑल जो एलर्जीज और वायरसेस हैं इस टाइम सबसे ज़्यादा, एक तो बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो बच्चा गेट्स एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ वायरसेस, कंटेजियस होते हैं, तो बच्चे उसको बोलते हैं हम स्कूल इलनेसेस, तो बहुत सारी वायरल इन्फेक्शंस पकड़ के लेके आते हैं उस वक्त। एंड एलर्जीज पहले इतनी नहीं होती थी, बट अब आप जानते हैं हमारा हवा पानी ज़्यादा हो गया पोस्ट कोविड, और मे बी पोल्यूशन, हमारा खाना, हमारा डाइट प्लान, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, जिसमें हमारी इम्यूनिटी डाउन होती जा रही है और हमारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। एक एवरेज जो बच्चा इन्फेक्टेड है, जो आप कहते हैं वायरल जिसे बोल देते हैं हम लोग, वो कितने दिन तक ठीक हो जाता है? जनरली मैं हमेशा माँ बाप को ये कहती हूँ कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन है वो 5 से 7 दिन की होती है जी। अगर आपका बच्चा 5 से 7 दिन में ठीक हुआ तो फिर वो वायरस ही होता है जी। अगर 7 दिन से ज़्यादा कोई दिक्कत रहती है तो जनरली वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जी। तो उसमें आपको डॉक्टर को ज़रूर विजिट करना चाहिए। अगर आपका बच्चा 5-6 दिन पे नहीं ठीक हो रहा है तो ज़रूर डॉक्टर को विजिट करें। So there can be something serious या जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। हम देखते हैं कि जो इलनेस है वो किस वजह से है, कोई यूरिन इन्फेक्शन है, कोई ईयर इन्फेक्शन है, एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस वक्त। अच्छा, अवेयरनेस तो अभी बहुत हो गई इंडिया में भी, मतलब लुधियाना में भी हमारा शहर पहले से ज़्यादा थोड़ा सा साफ़ सुथरा, या लोगों का रहन सहन फिर भी थोड़ा सा अपडेट हो गया है। आपके पास जिस तरह के बच्चे आते हैं उसमें आपने कभी ऐसा भी पाया कि गंदगी की वजह से भी बच्चा बीमार हो रहा है, या उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है इस वजह से भी बच्चा बीमार हो रहा है? देखिए, मैं अभी भी मानती हूँ कि बहुत एजुकेशन है पेरेंट्स के पास, पर एक चीज़ भूल जाते हैं कि गंदा खाना और गंदा पानी, चाहे आपके घर का है चाहे किसी रेस्टोरेंट का है, वो ये देख के नहीं जाता कि किस बच्चे के पास जा रहा है। और इनसे बचने के लिए कई वैक्सीन्स हैं हमारे पास, जैसे हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है। हेपेटाइटिस ए एक वायरस है जो लिवर डैमेज करता है। टाइफॉइड की वैक्सीन है, फ्लू की वैक्सीन्स हैं, चिकन पॉक्स की वैक्सीन्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सरकारी लगती नहीं है, तो कई बार पेरेंट्स इसको मिस आउट कर देते हैं। तो इस वजह से ये जो टाइफॉइड है, आप सुनते होंगे, हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस हो जाना बच्चों को, ये कोई भी स्ट्रेटा के बच्चे के लिए हो सकता है। और हमारे पास जितने सीरियस बच्चे आते हैं, ना सिर्फ वो मतलब नॉर्मल फैमिली से, अच्छी फैमिली से बच्चे भी इन बीमारियों को लेकर आते हैं। अच्छा, बड़ा कॉमन सी बात होगी, जॉन्डिस की बात हुई है, बहुत केसों में देखा गया, बहुत सारे केसेस में देखा गया कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जॉन्डिस हो ही जाता है, मतलब काफ़ी हद तक देखा गया ये चीज़ें। ऐसा क्या रीज़न होता है?
सर इसका साइंटिफिक रीज़न है, जब बच्चा पैदा होता है उसका खून अराउंड 20 ग्राम के आसपास होता है। ओके। तो जब वो बच्चा पैदा होता है उसका हीमोग्लोबिन जो है खून वो गिर के अराउंड 16-15 के आसपास रहता है। तो जब खून टूटता है शरीर में तो जॉन्डिस बनता है। सो जॉन्डिस अगर 100 बच्चे पैदा हुए 100 के 100 में जॉन्डिस होगा। अच्छा। बट जॉन्डिस एक लेवल से ऊपर होता है तो हमें ब्लू लाइट्स में रखना पड़ता है। सबसे सिंपल तरीका है 24-48 आवर्स में ब्लू लाइट से बेबी का जॉन्डिस बिल्कुल ठीक हो जाता है। बट अगर हम इसको मिस कर दें और हम इसको नहीं ट्रीट करें तो ये जॉन्डिस बच्चे का ब्रेन परमानेंटली डैमेज कर देता है। सो इट इज़ एन इग्नोरेंस कि कई बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो बोलते हैं जी धूप से ठीक हो जाएगा। नहीं, ये सनलाइट से ठीक नहीं हो सकता। इसके लिए आपको ब्लू लाइट फोटोथेरेपी इज़ इम्पॉर्टेंट। और हम उनको यही समझाते हैं कि आज नहीं ट्रीट करेंगे तो सारी उम्र का मलाल रह जाता है बच्चों का। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, बच्चे जब आते हैं यहाँ पर आपके पास, जब बच्चा आता है और बच्चा जब आता था यूके में आपके पास, क्योंकि यूके में आपने प्रैक्टिस करी है, तो उसमें क्या फ़र्क समझते हैं आप, इंडियन बच्चा और ब्रिटिश बच्चा? देखिए यूके में वायरल इन्फेक्शंस ही होती हैं, बैक्टीरियल नहीं होती हैं। अच्छा, नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। रीज़न? उनका खाना पीना, रहन सहन, वाटर सोर्स, क्लाइमेट बहुत साफ सुथरा है एज कम्पेयर टू इंडिया। सो जो वहाँ पे जैसे टाइफॉइड, हेपेटाइटिस से वो आपको मिलेगा ही नहीं। डेंगू, कॉलेरा, मच्छर से जो मलेरिया वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, बराबर। सो वहाँ पे जो जनरली वायरल इन्फेक्शन जैसे फ्लू, RSV, इन्फ्लुएंजा, ये सारे पैरा इन्फ्लुएंजा ऐसे वायरसेस मिलते हैं। और दूसरे बच्चे जो वहाँ पे आते हैं जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम्स रहती हैं, सपोज जन्म पे ही बच्चा कोई जमांद्रू नुक्स हुआ उसकी वजह से वो बहुत बार हॉस्पिटलाइज हो रहा है, या बच्चे का किसी कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं हम कि जमांद्रू नुक्स की वजह से ही लिवर फेल हो गया या कुछ, वो वाली प्रॉब्लम ज़्यादा मिलती हैं वहाँ पे। तो वहाँ का जो पॉपुलेशन है बहुत अलग है यहाँ से, इंडिया से। बच्चे को लगता है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज या कुछ ऐसा करना चाहिए, छोटी एज में ही करवा देना चाहिए ताकि बच्चा स्ट्रांग हो जाए, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, फर्क पड़ता है? जी, अभी जैसे आपने पूछा कि अभी क्या चल रहा है, अभी एक तो वायरस चल रहा है, एक स्क्रीन्स जो हमारी मोबाइल स्क्रीन्स, टीवी स्क्रीन्स चल रही है, वो हमारी जिंदगी, हमारी जो जनरेशन है उसको एक नष्ट करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही बात है। अभी आप अपने आसपास कभी भी जाएंगे तो आप देखना बच्चे के फोन में हाथ में फोन होगा, आपकी तरफ कोई आई कांटेक्ट नहीं बनाएगा, और बाई चांस आपने उससे फोन ले लिया तो वो सडनली एक टैंट्रम थ्रो करेगा। बिल्कुल सही बात है कि मुझे, या रोना शुरू कर देगा कि मुझे वो चीज़ वापस चाहिए। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस साइन। ऑटिज्म नहीं, ऑटिज्म सर जापान की स्टडी हुई है कि ऑटिज्म हैज़ इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ स्क्रीन्स। तो ये जो है, मतलब आप जो कह रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी कहीं चली गई है, कहीं चली गई है, सही बात मतलब है। हम इस स्क्रीन के एक मोहताज हो गए हैं, और बच्चों में बहुत मुश्किल हो गया है। जब से रील्स आई हैं that has worsened the situation। वो तो every 30 सेकंड में मोशन बिकॉज चेंज। पढ़ाई भी बच्चों की 30 सेकंड्स की रह गई है, अटेंशन स्पैन 30 सेकंड्स का रह गया है, पेशेंस 30 सेकंड्स की रह गई है। बिल्कुल सही बात है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हम सबको देते हैं कि 1 से 2 घंटे से ज़्यादा कोई भी स्क्रीन टाइम बच्चे के पूरे 24 आवर्स में नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड, सोशल मीडिया 14 साल से पहले बच्चे को नहीं देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और आज की डेट में तो आप बच्चे से मोबाइल लेके देखो तो बच्चा तो आपको मारने को दौड़ता है। जी जी। वो कह रहा है कि मैं खाना खाऊंगा तो पहले यूट्यूब चलेगा, तो जी जी, या मेरे सामने वीडियो चलता होना चाहिए तो उसको वॉच करूंगा, चाहे उसकी कोई गेम है या प्ले है। कोई ज़माना था जब बच्चे गलियों में खेलने के लिए जाते थे, आजकल तो ऐसा कुछ देखा नहीं जाता। चलिए, हम बहुत चीज़ों को तो नहीं चेंज कर सकते, बट हम हमेशा कहते हैं कि 2 साल से पहले विजुअल कम होना चाहिए, ऑडिटरी ज़्यादा सुनिए, और 2 साल के बाद स्क्रीन टाइम का लिमिटेशन, और ये सारी फैमिली को एक साथ को करना पड़ेगा। बिकॉज वी पेरेंट्स आर द मॉडल्स फॉर द चिल्ड्रन। अगर हम ही अपना फोन लेके सारा दिन बैठे रहेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे जो हम सिखाते हैं। और आइज तो वैसे भी बैडली इम्पैक्टेड है ही है सर। अब आइज से ज्यादा अग्रेशन, बिहेवियर प्रॉब्लम्स, ऑटिज्म, ये ज्यादा हमें परेशान कर रहा है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ऑर्फनेजेस की बात चल रही थी, बातों में पता लगा कि ऑर्फनेजेस में आपकी बहुत सेवा रहती है, और काफ़ी जगह मैं आई वॉज सो शॉक टू लिसन कि लुधियाना में 4-5 ऑर्फनेजेस हैं, और जहाँ पर मतलब वैसे भी आप वहाँ पर जहाँ पर आपकी सर्विसेज चल रही हैं, कौन लोग हैं जो अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं ऑर्फनेजेस में? सर देखिए, कुछ माँ बाप जन्म पे ही बच्चों को छोड़ जाते हैं, या तो कई बार अनवेड मदर्स होती हैं, या मतलब सेक्सुअल अब्यूज़ की विक्टिम्स होती हैं,
या कई बार बच्ची हो जाती है, अनवांटेड बेटी हो जाती है, लोग 5-5 4-4 बच्चे करते रहते हैं बेटी के लिए, तो वो जन्म पे ही जब बेटी हो जाती है या बच्चा अनवांटेड होता है उसको छोड़ जाते हैं। तो बच्चों को कई बार टॉयलेट्स में, कभी डस्टबिन्स में, खेतों से उठाए हैं हमने, पता नहीं कौन सी जगह से, सब जगह से उठाते हैं हम लोग बच्चे। तो न्यूबॉर्न बेबीज तो बहुत मिलते हैं इस वजह से। जो बड़े बच्चे होते हैं जी, कई बार वो ऑर्फन होते हैं, मतलब उनके माँ बाप की डेथ हो गई तो किसी ने उनकी केयर नहीं करी, उनको अनाथ आश्रम छोड़ दिया गया। वेरी बैड। या बच्चे आजकल ये है कि माँ कहीं और शादी कर लेती है, बाप कहीं और शादी कर लेता है, तो जो उनके सेट ऑफ बच्चे हैं वो ऑर्फनेज में डाल देते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और तीसरी तरह के कई बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, बच्चे पता ही नहीं चले कहाँ चले गए, कहाँ से हैं। हाँ। तो बहुत कोशिश रहती है बट कई बार हमें कुछ नहीं मिल पाता, कोई क्लू नहीं मिलता, तो वो बच्चे भी ऑर्फनेजेस में रहते हैं। तो लुधियाना में करीबन 250 बच्चे हैं जो कि ऑर्फन हैं, अबैंडन्ड हैं, और इसमें से कुछ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम्स भी हैं। वेरी 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 बैड सिचुएशन। और मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि हम लोगों को या कॉमन मैन को इसके बारे में नहीं पता है। जी। तो किस तरह से केयर होती है इन बच्चों की फिर ऑर्फनेजेस में? सर देखिए, ऑर्फनेजेस जो लुधियाना में यूजुअली एनजीओज ने खोल रखे हैं, वी हैव 5 ऑर्फनेजेस इन लुधियाना, जिसमें से 2 गवर्नमेंट के हैं और जो 3 हैं बाकी वो एनजीओज चलाते हैं। सो एक है बालघर, SGB बालघर मुल्लापुर, धाम तलवंडी में पड़ता है। तो वो काफ़ी साल हो गए उनको, जो बच्चों की देख रेख रखते हैं, मतलब न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 18 साल तक, जब तक वो अडल्ट नहीं होता। जी। और उसके बाद एक बालाजी प्रेम आश्रम है, वो ओमैक्स के पास है, ललतो कला। हाँ जी। और एक हमारे 2 गवर्नमेंट होम्स हैं, जिसमें एक फॉर स्पेशल चिल्ड्रन है, एक फॉर गवर्नमेंट होम फॉर बॉयज़ है, और एक दुराहे में है हेवनली एंजल्स दुराहा, आपने सुना होगा, वहाँ ओल्ड एज होम भी है। जी, ओल्ड एज होम तो उसके साथ ही एक बच्चों का अनाथ आश्रम भी खोल रखा है। कहीं पढ़ा था मैंने, कहते अगर अनाथ आश्रम और जो ओल्ड एज होम है इनको इकट्ठा कर दिया जाए तो ये घर बन जाएगा पूरा। दादा दादी बच्चे सब एक जैसे इकट्ठे हो जाएंगे। कुछ भी, कोई भी ऐसा इनिशिएटिव अगर गवर्नमेंट ले पाए कभी तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव होगा कि फिर वो सारे ऑल टुगेदर दे विल बी एबल टू शेयर दी हैप्पीनेस एंड सॉरोज विद ईच अदर। उनके पास एक मौका मिल जाएगा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बच्चे देखने को मिल जाएंगे, बच्चों को बुजुर्ग देखने को मिल जाएंगे। एटलीस्ट कहीं ना कोई किसी में अपना माँ बाप या दादा दादी तो देखते ही हैं। कहते बच्चों की जो कीमत है उनसे पूछिए जिनके घर बच्चे पैदा नहीं होते। आप तो मदर केयर भी डील करते हैं, मदर केयर चाइल्ड केयर दोनों डील करते हैं जी। तो मदर्स किस तरह की प्रॉब्लम्स लेके आती हैं आपके पास? सर हमारे पास पूरा क्लियो, आई वर्क इन क्लियो मदर एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूट, जिसमें हमारे पास डॉक्टर वीनस सारा गायनी डिपार्टमेंट लीड करती हैं जी। सो हमारे पास मदर्स जनरली प्रीमेच्योर या प्रीमेच्योर डिलीवरी के साथ आती हैं। कई बार बच्चा बहुत पहले डिलीवरी होनी शुरू हो जाती है, या बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ मदर्स आती हैं। तो बहुत सारी महिलाओं की प्रॉब्लम्स हैं, कई बार यूट्रस में फाइब्रॉइड्स वगैरह होते हैं, बट मेनली जो हमारे पास एक मतलब प्रेगनेंसी, प्रीमेच्योर प्रेगनेंसी और प्रीमेच्योर डिलीवरी के साथ बहुत मदद आती है हमारे पास। तो आप चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी मेंबर भी हैं, तो वहाँ क्या रोल रहता है? Sir, we have a office where we have judicial magistrate powers for children. जहाँ पे हम बच्चे जो abandoned होते हैं, abused होते हैं, orphans होते हैं, उनके legal aspects देखते हैं। जैसे suppose एक बच्चा किसी माँ ने छोड़ दिया है ना, तो उस बच्चे को 3 months के बाद हम लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन कर सकते हैं। मतलब उनको, उन बच्चों को माँ बाप को दिया जाता है जो बच्चा अडॉप्ट करते हैं। सो और अगर सपोज कोई मिसिंग बच्चा आता है, अबैंडन होता है, या कोई भी बच्चों से रिलेटेड कोई केस होता है जो हाई कोर्ट्स में नहीं जाता बिकॉज वो बच्चों का मैटर होता है, तो उसको स्पेशल कोर्ट, इस तरह की कोर्ट होती है जहाँ पे हम लोग डील करते हैं सर। ओके। तो ऐसी चीज़ों में आपको लगता है कि सोसाइटी में ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं पहले से या कम है? बहुत बढ़ रहे हैं सर। बहुत बढ़ रहे हैं जी। इसके पीछे कारण क्या समझते हैं? सर ओवरऑल रिलेशनशिप्स की वैल्यू बहुत कम हो गई है, ओवरऑल पेशेंस, ओवरऑल जो एक सोसाइटी का इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है, जो फैमिली का इम्पैक्ट है वो कम होता जा रहा है, सोशल वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं। सो आए दिन हम कितने ब्रूटल केसेस देखते हैं कि कई बार बयान करना भी मुश्किल होता है। तो जैसे पीछे एक बच्ची थी हमारी जो
किसी के घर में काम कर रही थी जी तो उन्होंने कहा था कि रिश्तेदारी थे, कहते थे पढ़ाएंगे भी और जी। काम भी कराएंगे। हम्म तो मदर सिंगल थी, हम्म उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, तो उसने अपना बच्चा भेज दिया। हम्म। पर बाय द टाइम वी गॉट द चाइल्ड, वो हर जगह से उसको बर्न कर दिया गया माय था। गुडनेस। उसके बड़े बड़े जख्म थे, उसको ऑयल पिन से, तवे से मारा आज की जाता दुनिया था। में भी ऐसे लोग हैं? जी जी सर। फिल्मों में तो देखते हैं हम लोग। नहीं नहीं, ये सब हमने बहुत कुछ देखा है। तो उसको ठीक करते करते मुझे 3 महीने लगे, उस बच्ची को ठीक करते हुए। ग्राफ्टिंग हुई, इतने बड़े बड़े जख्म थे, और एक बार उसने 5 बादाम खा लिए थे, तो बस उसको ऑलमोस्ट जला दिया था। तो उसका कुछ किया नहीं आपने, मतलब लीगल एक्शन नहीं लिया उनके पेरेंट्स के ऊपर? कैसे कोई लीगल टीम भी होती है जो सर ऐसे एक्शन लेती अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा ये लीगल प्रोसेस में जीत कई बार नहीं होती है। है? आपके कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट या कुछ ना कुछ धक्के से बहुत कुछ पैसा कर बहुत देते हैं। बुरी चीज पैसा है, बहुत बड़ी चीज़ है, और बुरी चीज इन्फ्लुएंस भी है बहुत बड़ी ऑनेस्टली। चीज़ है। मैंने एक चीज़, मेरे पास रेप केसेस भी आप मानेंगे नहीं, स्टेटमेंट ही चेंज हो जाती है, तो बरी हो जाते हैं। पर मैंने खुद की लाइफ से एक चीज़ सीखी है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ होता है, अगर आप अपनी लाइफ ही ठीक कर लें जी तो उससे बड़ी विक्ट्री कोई नहीं होती है। सही बात है। दूसरे को सजा दिलाने के चक्कर में हम अपनी जिंदगी सजा बना लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैं इन लोगों को बस यही समझाती हूँ कि अपनी जिंदगी सजा नहीं बनानी। जिस दिन हमारा बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो गया हाँ, वो दूसरे और के लिए अपनी सजा। जिंदगी बना ली उसने, तो वो अपने आप ही उसको सजा मिलेगी। बिकॉज मैंने जुडिशियल सिस्टम के बहुत सारे फ्लॉज देखे हैं। जी तो और एक इंसान अपनी जमा पूंजी और अपनी जिंदगी लगा देता है केसेस में और हार जाता है, और कुछ नहीं मिलता तो उसको। कुछ नहीं मिलता। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बच्चे की लाइफ सेव करूं रादर देन उस इंसान की खराब करे जो पहले से ही खराब है। जो पहले से करा है। अच्छा मैम, चाइल्ड स्ट्रेस के बहुत सारे केसेस आजकल आ रहे हैं, इसका क्या समझते हैं रीजन आप? सर पीयर प्रेशर, हाँ हाँ सोशल मीडिया प्रेशर। अभी आपने एक सीरीज भी आई एडोलेसेंट जिसमें आपने हाँ जी। देखा होगा कि इंस्टाग्राम की वजह से जी जी जी। पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया प्रेशर बहुत ज़्यादा मैटर करने मैं समझ रहा हूँ लगते कि हैं। बड़े अच्छे घरों में जहाँ पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे हैं वहाँ पर भी ये बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल सर, जिसके शायद 65% भी आए, वो आज चाहता है कि मेरा बच्चा 95 से ऊपर ले। एक्सपेक्टेशन बच्चों की बढ़ गई है या माँ बाप की बढ़ गई है? एंड समटाइम्स दे आर इनटू सो मच कि हाँ फेसबुक पे मेरे इसके बच्चे ने एक कोई बुक लिखी है, इसके बच्चे को फर्स्ट प्राइज मिला है, तो हमारे बच्चे को भी फर्स्ट तो प्राइज कंपैरिजन थोड़ा सा ज़्यादा होना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा। एंड इससे क्या होता है, हमारे बच्चे अब इतना प्रेशर नहीं झेल पाते हर तरफ से। सो वो जो स्ट्रेस है, अब आप देखेंगे एंजाइटी, डिप्रेशन, बच्चों का बिहेवियरल इश्यूज, इवन ड्रग अब्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जरूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये हमारी जनरेशन जो अब आ रही है, या तो वो बच्चे बहुत अच्छे निकल जाते हैं, जी जिंदगी सीख जाते हैं, या बच्चे बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी में ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, आपके जहाँ ऑर्फनेजेस में और चाइल्ड केयर सेंटर्स में बच्चे बहुत सामान भी बनाते हैं, जैसे मुझे पता लगा है ना, हैंडमेड थिंग्स होती हैं जो बाद में बेची जाती हैं, या बाद में उसको एग्जीबिशंस के थ्रू डिस्प्ले किया जाता है या लोगों को बताया जाता है, वो क्या होता है? सर जनरली हमारे पास बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया था, कई बार मिसिंग और अबैंडन्ड आते हैं। तो कई बार 6 साल का 12 साल का बच्चा आता है जिन्होंने ABCD भी नहीं पढ़ी होती है। तो आज से कुछ साल पहले एक बच्चा हमारे ऑर्फनेज 18 साल तक इन बच्चों को रखता है। उसके बाद उनको बोल दिया जाता है कि बच्चे अब तुम बड़े हो गए हो, अपना आप खुद संभालिए। तो फर्स्ट चाइल्ड आई मेट वाज, वो लड़का जो था फुटपाथ से उठाया था 6 साल की उम्र से। जब वो 18 साल का हुआ तो मैंने, बेटा अब क्या करेगा? तो बोलता मुझे खाना बनाना आता है, तो मैं वही करूँगा। तब मुझे लगा कि इनको वोकेशनल स्किल्स सिखानी चाहिए, जिससे आगे जाके 18 साल के बाद, आप सोचिए हम कैसे होंगे 18 साल पे, हमारे माँ बाप सपोर्ट नहीं करते तो हम शायद कुछ नहीं कर पाते। तो ये बच्चों को हम जूट बैग्स, कंप्यूटर एजुकेशन, कोई सिलाई कढ़ाई, ठीक है, फिर सोप मेकिंग, बेकिंग, ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं ताकि आने वाले वक्त में बच्चे जब 18 साल इंडिपेंडेंट हो सके। इंडिपेंडेंट, और मेरी कोशिश है कि 18 साल से पहले ही बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो अभी भी मेरे बच्चे सामान बेच के, सामान जो बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको सेल करें और उन्हीं पैसों से बच्चों के लिए
बहुत सारी चीज़ें। किस प्लेटफॉर्म पे आप ये फिर चीज़ें बेचते हैं, कैसे बिकती हैं ये चीज़ें? देखिए सर, अभी तो मैं अपने लेवल पे जहाँ जो कर सकती हूँ वो कोशिश करती हूँ। कई बार मैं हॉस्पिटल में स्टॉल लगा लेती हूँ, जी। या कोई दिवाली के आसपास दिए बनाते हैं बच्चे तो कहीं स्टॉल लगा लेते हैं। पर अब मेरी कोशिश है कि हम इसको ऑनलाइन लेके जाएं बहुत विद बढ़िया। इनोसेंट और क्लियो क्रिएशन। सही बात है। और कहाँ पर ये फंडिंग जो होती है वे फिर मतलब, क्योंकि देखिए बिना पैसे के कुछ भी पॉसिबल नहीं है ऑनेस्टली। बच्चों का खाना भी है, टेक केयर भी है, थोड़ी बहुत एजुकेशन भी है। तो क्या गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है या प्राइवेट लोग जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, कैसे होता है? सर, जितने हमारे ऑर्फनेजेस हैं जी उसमें बहुत डोनर्स अच्छे, दे सपोर्ट अस अ लॉट। जी तो बट हमारी जो नीड्स हैं बेसिक एजुकेशन और फूड पे ही ख़त्म हो जाती हैं। उससे जी। कई बार हम ज़्यादा कर ही कर नहीं नहीं पाते हैं, पाते, ऑब्वियसली। यस। क्योंकि 400 इवन वो जो हैं वो ऐसे अंडर प्रिविलेज स्कूल्स भी चला रहे हैं। इतने से सारे बच्चों का खाना पीना करना बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल होता है। है। तो चलो हम लोग मिल के जो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन डोनर्स, वोकेशनल कुछ एनजीओ जैसे फिलैंथ्रोपी क्लब मेरी बहुत मदद करता है जी। बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों के स्पेशल क्लासेस के लिए। तो हम लोग आपस में मिल के बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। मुझे लगता है कि सोसाइटी को इस टाइम पे आप लोगों का साथ देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अब आगे बढ़े और जो बच्चे हैं उनको इंडिपेंडेंट कर सकें, उनको जी स्किल एजुकेशन या हायर एजुकेशन जो है वो जी प्रोवाइड करवाई जा सके। जी जी क्योंकि उन बच्चों के लिए कोई नहीं है उनको जी लुक आफ्टर करने के जी लिए। और कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, वो तो है। जी। और मेरी भगवान के कोशिश भी रूप यही में। है सर कि 18 साल के बाद अगर बच्चे हमारे इंडिपेंडेंट हो जाएं या लोग उनको एक तरीके से अडॉप्ट कर सकें फॉर देयर एजुकेशन एंड फॉर देयर स्किल्स, जी। तो बहुत हमारी मदद हो जाएगी उसमें। बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये हम भी कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा आपके व्यूअर्स तक ये बात पहुंच पाए और वो आपसे कांटेक्ट करके आपकी जो एनजीओज़ हैं और जो ऑलरेडी ऑर्फनेजेस हैं वहाँ पर जितनी बच्चों की मदद हो सके वो सबके सब होनी चाहिए हर हाल में। किस तरह की एजुकेशन या किस तरह की और चीज़ें आप चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हम लोग इनकलकेट करना चाहते हैं उसके बीच में, ताकि बच्चों का बेनिफिट हो सके? सर देखिए, ऑर्फनेज के बच्चों को कोई भी आप स्किल सिखा सकें। कुकिंग हो गई, बेकिंग हो गई, सोप मेकिंग हो गई। कई लोग कैंडल्स बनाते हैं, जी कई लोग जूट बैग्स बनाते हैं, जी। कई लोग स्टिचिंग का काम करते हैं। बहुत सारे, आप कुछ नहीं करिए, अपना स्किल ही दान दे दीजिए बच्चों को तो भी हम। इसमें मेल फीमेल रेशो कितनी होती है? सर जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं वो फीमेल्स ही ज़्यादा होती हैं, जी मेल्स कम ही रहते हैं हमारे पास। जी। बट आप ये मान के चलिए कि 2/3 या 60-70% तो फीमेल्स ही होती हैं हमारे पास। जी और उन बच्चों को फिर टेक केयर करने के लिए आप एनजीओज, डोनर्स, जो भी लोग हेल्प करते हैं अपनी, वो टाइमली जो है हेल्प करते रहते हैं। जी सर। मेडिकल टीम भी आप, मेडिकल में तो खुद आप हैं जो आप जी लुक आफ्टर जो है वो करते रहते जी हैं। जी। बच्चे और माँ दोनों में सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत किसे पड़ती है जब आपके पास आते हैं तो? आई थिंक बच्चों को ही सबसे ज़्यादा केयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जी तो बच्चों की भाषा समझना भी, बच्चों की प्रॉब्लम समझना भी एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। जी बच्चे नाजुक भी बहुत होते हैं, इम्यूनिटी बहुत कम होती है, बहुत स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। तभी हम आईसीयू चलाते हैं बच्चों का, जिसमें बहुत ज़्यादा डिसइंफेक्शन, मतलब बहुत हाथ का धोना और बहुत एक स्ट्रिंजेंट एनवायरनमेंट होता है ताकि बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ना लगे। जैसे हाल फिलहाल ही हमने एक बच्चा 430 ग्राम का, जो कि अब आज 3 साल का हो गया है, उस बच्चे को हमने बचाया था। तो वो बच्चा 3-4 महीने हमारे आईसीयू में रहा था। तो आप सोचिए, जो उसका पेट में रहने का जो पीरियड था वो सारा उसने आईसीयू आईसीयू में। में बिता दिया। तो ये 4 महीने की स्ट्रगल होती है और आज उस बच्चे ने अपना 3rd बर्थडे भी मनाया है। वेरी नाइस। तो ये एक पूरी जंग होती है बच्चों की और बहुत स्पेशलाइज केयर चाहिए होती है बच्चों को। इवन जो हमारे पास सीरियस बच्चे होते हैं, जो वेंटिलेटर्स पे होते हैं, डायलिसिस पे होते हैं, उनकी कोई ना कोई समस्या रहती है, ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस, तो हमारी बहुत ट्रेन स्टाफ और ट्रेन एनवायरनमेंट रहता है। डायलिसिस तो मैम ऐसे मैंने बुजुर्ग लोगों का या ज़्यादातर उनका जिनको किडनी प्रॉब्लम आती है उनका सुना है। जी बच्चों का भी डायलिसिस होता है? जी। इन्फेक्शंस के कारण बच्चों की किडनीज फेल हो जाती हैं, जी तो उसमें हम डायलिसिस करके बच्चों की किडनीज बहुत बार अपने आप विद डायलिसिस या अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती हैं। उसमें ठीक होने के चांसेस कितने हाई होते हैं? सर अगर इन्फेक्शन इज़ द कॉज, तो कई बार अच्छी ट्रीटमेंट और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और सही डायलिसिस के साथ 70-80% बच्चों में अपने आप किडनीज ठीक हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। कोई ऐसी बात जो आप सोसाइटी को कहना चाहते हैं? मेरा एक मैसेज हमेशा सबके लिए है। सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, पर
थोड़ा वक्त और थोड़ा अपना सपोर्ट उन लोगों के लिए निकालिए जिनके पास ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। उन लोगों को आपका थोड़ा सा भी सपोर्ट या आपका थोड़ा सा वक्त बहुत बड़ी उनकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है, उनको एक ज़िंदगी दे सकता है। तो और उसके बाद जो आपको एक नींद आएगी, जो आपको सुकून मिलेगा, वो शायद आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अपनी एक ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त बाकी लोगों के लिए ज़रूर दीजिए जिनके पास भगवान ने बहुत कुछ नहीं दिया। देखिए, बस आई थिंक ये एक वक्त है कि हमें अपनी फैमिलीज़ को बहुत सहेज के रखना चाहिए। हमें अपने बच्चों के साथ बहुत वक्त बिताना चाहिए। जो सोशल मीडिया है, जो पीयर प्रेशर है, जो आउटसाइड प्रेशर है, उसमें हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि यही हमारा एनवायरनमेंट है और इसी को हमें सबसे ज़्यादा सहेज के रखना है। तो मेरी पेरेंट्स के साथ हमेशा यही रिक्वेस्ट रहती है कि अपने बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए, एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दीजिए। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल जाना तब पॉसिबल हो पाएगा जब हमारी हेल्थ ठीक होगी। बच्चों को एक अच्छा न्यूट्रिशियस आहार और एक गुड फिजिकल एक्टिविटी एंड सोशल मीडिया के परे एक ज़िंदगी देनी बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक सबसे पहले बच्चों को प्यार चाहिए। मैं तो हमेशा अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि जो तुम मोबाइल में देख रहे हो ये नकली दुनिया है और जो हम तुम्हारे साथ बैठे हैं ये असली दुनिया है। नकली दुनिया से निकल के असली दुनिया में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ज़्यादा टाइम आपका ले लिया, आपके इतने बिजी स्केड्यूल में से मुश्किल से हमें टाइम मिला बहुत दिनों के बाद। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज डॉक्टर महक बंसल, क्लियो मदर एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूट, बाड़ेवाल रोड, लुधियाना से। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं बच्चों के, और बच्चों का आईसीयू रन करते हैं, और सबसे बड़ी बात बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर हैं। और बहुत सारी ऑर्फनेजेस हैं लुधियाना में जहाँ पे इनकी सेवाएं रहती हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आपको चांस मिले आप ज़रूर इन ऑर्फनेजेस में जाएं और ज़रूर जाके कहीं ना कहीं जैसी भी हेल्प आप करना चाहते हैं, आप कोई एजुकेशन, कोई स्किल, कोई नॉलेज, कुछ डोनेट या जो भी आपको लगे कि आप कर सकते हैं इन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए ज़रूर करें। क्योंकि लाइफ में मैंने भी पहली बार इतने पढ़े लिखे डॉक्टर को इतनी ज़्यादा सेवा लोगों की करते हुए देखा है और बड़ा मज़ा आया। वी आर थैंकफुल टू हर कि इतना बड़ा काम सोसाइटी में करने के लिए। उन बच्चों की जो 200-250 बच्चे हैं या जो अब कुछ निकल गए हैं और जो नए आएंगे, हज़ारों बच्चे हो जाएंगे जब तक ये सेवा करेंगे। तो उन हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी जो है वो अगर ये डॉक्टर्स बचाते हैं तो इसके लिए हमने लोगों का धन्यवादी होना चाहिए। और मैं थैंकफुल हूँ आप लोगों का हमारा शो वॉच करने के लिए, जिसका नाम है डिस्कशन डायरीज। अपना बिगुल यहाँ बचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग, कमेंटिंग एंड शेयरिंग आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। टेक केयर। लव यू ऑल। बाय बाय।